अभी वर्तमान में जो कोडरमा से सांसद है, बीजेपी से है। जी, जी। तो 5 साल लगभग पूरा हो गया है। तो अभी आपको क्या-क्या कमी लगती है कोडरमा लोकसभा में, जो बिल्कुल भी पूरा नहीं किया गया? ये भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत क्या पड़ी? सेशन 1 आया, अपडेटेड जो सेशन इसका 2 है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें न्याय वर्ड भी जुड़ गया। आप भी एक किसान के परिवार से आते हैं। लगातार इस जो सरकार थी, 2 टर्म आया जब किसानों को आंदोलन करना पड़ा। अभी वर्तमान में भी आप देख रहे हो हुँ। किसान आंदोलन बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रहा है। तो बताइए ऐसा क्या कारण है, क्या समस्या है? क्या उनका समस्या जेन्युइन है जो उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है? तो सर 2 बार आप गिरिडीह के जिला अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस कमिटी। तो और पिछले 1 साल से आप प्रदेश सचिव। जी। आप अपने कार्यकाल में बताइए कि आपने कांग्रेस को कहाँ तक बढ़ाया है? आपके कार्यकाल में जिला में या जो अभी आप प्रदेश में हैं, तो क्या-क्या कार्य आप कर रहे हैं या आपने क्या-क्या कार्य किया है? नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज का जो ये सत्र है, इसमें हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं, जो एक गाँव से उठकर, गाँव से निकलकर संघर्ष करते हुए कांग्रेस के प्रदेश कमिटी के सचिव बनते हैं। नाम है जिनका नरेश वर्मा जी। तो हम आपको मिलवाएँगे और उनसे बातचीत करेंगे कि उनका ये सफ़र कितना आसान या मुश्किल था, किन-किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा और एक गाँव के बच्चे को निकलना और राज्य स्तरीय लेवल पर पहुँचना किसी भी राजनीतिक पार्टी में कितना मुश्किल होता है। कितने लोग साथ देते हैं या कितने लोग टाँग खींचते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे और उम्मीद रहेगा सर स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब भी देंगे। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में नरेश वर्मा जी। नमस्कार। आज हमारे साथ अभिराज जी हैं, जिन्होंने समय निकाल कर आए हैं और अपनी जानकारी को जो हमारी तरफ से दी है, उसको शेयर करने के लिए आज जनता के बीच देना चाहते हैं। मैं धन्यवाद उनको देता हूँ। सचमुच में राजनीति में नए लोगों को आने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे युवाओं से ज़रूर कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं। राजनीति में हर किसी की भागीदारी, पढ़े-लिखे अच्छे लोग जब आएँगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजनीति भी स्वस्थ होगी। मैं जब रांची कॉलेज रांची में अपनी पढ़ाई कर रहा था, तभी से मेरा राजनीति की ओर से आकर्षण हुआ और मैं पढ़ाई करने के बाद लॉ भी किया। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया एलएलबी के बाद, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जगा कि नहीं, मैं संघर्ष के साथ-साथ राजनीति में अगर आते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत लोगों का सेवा कर पाऊँगा। और इसी कारण से मैंने 99 में अपनी सक्रिय राजनीति में कांग्रेस में आया और उस वक़्त झारखंड अलग होने की बात भी चल रही थी। हम लोगों ने युवा कांग्रेस के बैनर से जॉइन किया और जॉइन करके संघर्ष शुरू किया, संगठन का काम करना शुरू किया। 2000 में झारखंड अलग हुआ और मैं पहला युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने कांग्रेस के वरीय नेताओं को। मैं इस बात को महसूस ज़रूर करता हूँ कि राजनीति में ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान से मिल जाता है और मिलना भी नहीं चाहिए। जब तक आपको अनुभव नहीं प्राप्त हो, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संगठन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। संगठनकर्ता के रूप में जब आप काम करना शुरू करेंगे, एज ए अध्यक्ष के रूप में, तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी। ये संगठन बनाना है, प्रखंड अध्यक्ष बनाना है, बूथों पर लोगों को बनाना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके साथ-साथ बहुत ऐसे लोग हैं, जिनका काम करना है, उनके जन समस्याएँ हैं, उनका समाधान करना है। इन चीज़ों को लेकर के भी लगातार हम लोग लगे रहते हैं। सर अगर क्वेश्चन का हम शुरुआत करते हैं,
आप अपने बचपन के बारे में बताइए। आपकी जो पृष्ठभूमि है, आप एक गाँव से निकल के आते हैं। उन दिनों के बारे में बताइए और कंपेयर कीजिए आज से कितना संघर्षपूर्ण था? देखिए मेरा परिवार शुरू से कांग्रेस से जुड़ा रहा है, मेरे जी, दादाजी समय से। तो कांग्रेस मेरे लिए अपरिचित नहीं था, जी, लेकिन कांग्रेस के संगठन में पद पाना निश्चित रूप से टफ होता है। जी, और संघर्ष क्या, मैं जब हाई स्कूल में भी पढ़ता था, तब भी मॉनिटर बनने का जो होता है, हुँ, लड़कों का ग्रुप बना करके जी, पढ़ाई के प्रति अगर नहीं हो रहा है तो प्रिंसिपल को कंप्लेंट करना, बताना, स्कूल की सफाई पर ध्यान दिलाना, ये सब बातें हमारी शुरू से इसमें इंटरेस्ट रहा है। जी। और सर आपने कॉलेज की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? कौन से कॉलेज से? मैंने बताया रांची रा कॉलेज रांची अच्छा, से मैंने समाज शास्त्र में जी, ऑनर्स किया हूँ। जी, उसके उपरांत छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से एलएलबी किया। जी, उसके बाद मैं राजनीति की तरफ आया। जी। सर जब आप कॉलेज जीवन में भी राजनीति करते होंगे, जितने भी हो छात्र संघ से या जितने भी छात्र संगठन जो भी होते हैं, उनसे आप जुड़े होंगे। निश्चित रूप से वहाँ आपको एक ट्रेनिंग मिलती है या सीखते हैं आप बहुत कुछ, हुँ। लीडरशिप क्वालिटी वहाँ से डेवलप होती है। जब आप सक्रिय राजनीति की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं? क्योंकि लोग कॉलेज के दिनों में बहुत एक्टिव होते हैं, हुँ। लेकिन जैसे ही जो मुख्य धारा की राजनीति है, वहाँ आते-आते लोग धीरे-धीरे पीछे हटने लग जाते हैं। हुँ। तो वहाँ कैसी चुनौतियाँ होती हैं? देखिए, असल है क्या कि अगर आप यह सोच के आते हैं राजनीति में कि मैं पार्टी जॉइन करूँगा, जी, मुझे तुरंत पद चाहिए, पद के साथ-साथ मुझे इनकम चाहिए, ऐसा राजनीति में नहीं होता है। निश्चित रूप से लोग जो सोचें, मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य बनते हैं, तो सदस्य में संगठन काम में लगे रहिए और काम करिए। जी, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पार्टी सम्मान देगी। जी, लेकिन ये सोच के मत जाइए कि मैं पार्टी में जाऊँ, और आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि लोग पार्टी में जॉइन करते हैं और उनका इंटरेस्ट ऐसा रहता है कि तुरंत मुझे सब कुछ मिल जाए। ये जी, संभव नहीं है। आज मैं 23 साल लगातार राजनीति में लगा रहा, तो मैं आज इस जगह पे पहुँचा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि अभी लोकसभा चुनाव है जी, और कोडरमा लोकसभा से मैं दावेदार भी हूँ। समीकरण भी अच्छी है जी, और काफ़ी लोगों में इंटरेस्ट है कि मैं चुनाव लड़ूँ, तो निश्चित रूप से उनका सहयोग हमको मिलेगा। जी। सर अभी वर्तमान में जो कोडरमा से सांसद हैं, बीजेपी से हैं। जी, जी, जी। तो 5 साल लगभग पूरा हो गया है। तो अभी आपको क्या-क्या कमी लगती है कोडरमा लोकसभा में, जो बिल्कुल भी पूरा नहीं किया गया? देखिए, बड़ी उम्मीद के साथ कोडरमा के जनता ने वोट किया जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को, और सौभाग्य है कि पहली दफ़ा इस क्षेत्र के सांसद को मंत्री बनने का मौका मिला। सरकार भी उनकी केंद्र में। तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की बड़ी उम्मीद थी कि हम लोगों को यहाँ कुछ अच्छे एजुकेशन के संस्थान मिले। जी, लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक भी संस्थान आपको कहीं नहीं दिखाई देगा कि इनके द्वारा कुछ किया गया। भाई, जब आप एक मंत्री के रूप में रह कर के भी अगर इस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं, तो आने वाले दिन में आप किस मुँह से कहने आएँगे आम जनता को कि मुझे वोट दीजिए? ये कहेंगे कि मैंने ये रोड बना दिया, मैंने ये कर दिया। ये तो एक रूटीन वर्क है। ये तो आपको क्या हर सांसद करते हैं, क्योंकि उनको सरकार से उतना कोटा मिलता है कि ये काम आपको करना है। लेकिन इसके अतिरिक्त में आप ये तो बताने का काम करें क्षेत्र को कि आपने ये काम किया है। एक भी उदाहरण तो बताइए। हम समझते हैं कि यहाँ की जनता काफ़ी नाराज़ है और इसका परिणाम उनको देखने को मिलेगा। सर अगर 2024 में अगर आपको नेतृत्व मिलता है कोडरमा लोकसभा का, तो आप क्या-क्या काम करना चाहेंगे? जो एकदम तत्काल नहीं कि इसे करना ही है, जब आपको नेतृत्व मिले? देखिए, सबसे पहली बात है क्या, ये हम लोग का जो क्षेत्र है कोडरमा ना, जी, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। यहाँ आप देखते हो हर क्षेत्र में घूम जाइए गाँव में, देखिए काफ़ी सब्जियाँ, आलू, प्याज़, अ, भिंडी, टमाटर, ये सारे सब्जियाँ वगैरह उगाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले उन किसानों के सब्जी का एक मूल्य मिले, एक रेट मिले, जी, इसके लिए अगर कोल्ड स्टोरेज इन क्षेत्रों में बनाया जाए,
हर प्रखंड मुख्यालय में, जी। तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे पहले किसानों को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। तो सर और अभी अपनी कम्युनिकेशन जी। के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा करके वो अपना एक उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी कितने कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है कोडरमा लोकसभा में? कुछ अगर आंकड़ा वैसा लगाया जाए तो? देखिए, हमको तो शायद झारखंड गवर्नमेंट 1-2 जगह पे दी है, हुँ। लेकिन इनमें ये कहा जाए कि मैडम अन्नपूर्णा जी की तरफ से कोई पहल की गई हो, ऐसा नहीं है। जी। अ, दूसरी समस्या है एजुकेशन। जी सर। आप देख रहे होंगे कि हम इंटर तक तो पढ़ा लेते हैं बच्चियों को, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर जब जाने की बात होती है, तो हम उनको उस जगह पे चूक जाते हैं कि हम गिरिडीह, हजारीबाग में भेजकर वहाँ हॉस्टल में रखकर या डेरा में लेकर पढ़ाने की व्यवस्था करें। ये उन गरीब परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनकी समस्या है। जी। अगर प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि प्रखंड से आना-जाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी और वो आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। ये प्राथमिकता के तौर पर लिया जा सकता है। और एक क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें, तो आप क्या-क्या सुधार करना चाहते हैं? देखिए, स्वास्थ्य में एक सबसे बड़ी अभी रिसेंट मैं बताता हूँ, लोगों को जानकारी नहीं है। जी। झारखंड सरकार पहले 5 लाख तक का असाध्य रोग में जिला से जो हमारे सीएस है, सिविल सर्जन हैं, इनके माध्यम से आसानी से लोगों को बीमारी का हॉस्पिटल का एस्टीमेट लाते थे, बनवाते थे और सैंक्शन हो जाता था। जी। वो अभी बंद कर दिया गया है और ये केंद्र सरकार जो आयुष्मान है, वो आर्थिक आधार पर बनाने की बात हो रही है, जो कि सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, लेकिन आयुष्मान यह चूँकि केंद्र सरकार से कंट्रोल होती है, अभी तक उसको चालू नहीं किया गया है। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने बड़े-बड़े उद्घाटन किए। ये उद्घाटन नहीं, माने जहाँ तक कहा जाए कि उन्होंने अभी शिलान्यास किया। जी। ठीक चुनाव के पहले ही वो शिलान्यास करते हैं। 5 साल क्या, ये मतलब समझिए दूसरा सत्र का 5 साल, मतलब 10 साल अब गुज़र गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक ये क्यों नहीं जगे? मोदी की गारंटी, ऐसा बोलते हैं जैसे लग रहा है कि ये कोई सामान बेचने की मोदी जी की गारंटी है। गारंटी आप उठा के देखिए पिछले चुनाव का, जो इनका एजेंडा रहा, घोषणा पत्र रहा, तो रोज़गार की गारंटी कहाँ चली गई? ये रोज़गार की गारंटी नहीं, बेरोज़गारों की गारंटी ज़रूर दे सकते हैं। महँगाई की बात करते हैं, तो महँगाई की गारंटी ज़रूर दे सकते हैं कि हम महँगा कर देंगे। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज इनके फंड में जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनके इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन लगाया कि यह अवैध रूप से है, उनके माध्यम से जो राशि गई, मैं तो मांग करता हूं इनसे कि उस पर बैन लगनी चाहिए कि अगर वो तरीका गलत था, वो भ्रष्टाचार का अगर वो बढ़ावा देता था, तो उन पैसे को भी सीज किया जाना चाहिए। तो ये क्या कम बड़ी भ्रष्टाचार है? तो कहने के मतलब केंद्र सरकार ने जिस ढंग से गारंटी की बात करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि ये करेंगे कुछ नहीं। इन्हीं के गृह मंत्री ने कह दिया वो जुमला था। ये तो आश्चर्य की बात है, वो जुमला था भाई, तब आप इधर बोलते भी हैं और उधर जुमला भी कहते हैं। इस देश की जनता कैसे भरोसा आप पर करेगी? एक क्वेश्चन, आप कांग्रेस से बिलॉन्ग करते हैं तो ज़रूरी होता पूछना। ये भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत क्या पड़ी? सेशन 1 आया, अपडेटेड जो सेशन इसका 2 है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें न्याय वर्ड भी जुड़ गया। तो सर इन दोनों यात्राओं का क्या कारण था? क्यों ज़रूरी पड़ गया कि ऐसा यात्रा निकाला जाए? देखिए, इनके द्वारा जो केंद्र की सरकार है या बीजेपी का जो संगठन है, इनके द्वारा इस देश में लोगों के बीच ऐसी नफ़रत भर दी गई, ऐसा रोज़ इनका तरफ से प्रयास होता है कि हम कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पे, जात के नाम पर लोगों को रोज़ भड़काने का काम जो इनके द्वारा किया जा रहा था, इसलिए राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा जो शुरुआत की, तो पूरे देश में एक नई ऊर्जा पैदा हुई कि नहीं, हमें मिल के रहना है। इसलिए राहुल जी ने ये यात्रा शुरुआत किया। इन्होंने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया और इसका रिज़ल्ट देखिए आप। कहीं भी ऐसा कोई दंगा-फ़साद या कोई बातें नहीं हो रही है। सारे लोग मिल के रह रहे हैं। क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में होना था, तो एक फ़ेज़ उन्होंने किया
जी, दूसरे फेज में उन्होंने फिर से न्याय की बात, जो कहते हैं न्याय यात्रा शुरुआत की, जो उन्होंने एक वर्ड जोड़ा। जिस तरह से मणिपुर में घटनाएँ हुई और प्रधानमंत्री जी आँख बंद करके सोए रहे, वहाँ जाना इन्होंने उचित नहीं समझा। लेकिन राहुल जी गए, तो इस देश में लोगों को न्याय मिले, उनका संदेश यही है राहुल जी का, हमारे नेता का, कि प्रधानमंत्री जी हम आपको वोट दिए हैं तो न्याय के लिए, अब आप प्रधानमंत्री बनने बाद किसी पार्टी के नहीं रहते हैं। आप पूरे देश की जनता के लिए काम करना पड़ता है, तो आप उनके लिए करें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। मणिपुर नहीं जाकर के वहाँ के लोगों के साथ न्याय नहीं किया। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर कुछ उनका बयान नहीं आता है। यूपी में आपने कई कांड देख लिया होगा कि औरतों और बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उन्नाव संबंधित और कई तरह के मामले। तो कहने का मतलब है जो न्याय, आज के युवाओं को न्याय चाहिए कि हमें आपने रोजगार की गारंटी दी, आपकी सरकार है तो मुझे रोजगार दो। तो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को जगाने का काम, लोगों को भी संदेश देने का काम राहुल जी ने किया, इसलिए सेकंड फेज फिर चालू उन्होंने किया। तो सर 2 बार आप गिरिडीह के जिला अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस कमेटी। तो और पिछले 1 साल से आप प्रदेश सचिव हैं। जी। आप अपने कार्यकाल में बताइए कि आपने कांग्रेस को कहाँ तक बढ़ाया है? आपके कार्यकाल में जिला में या जो अभी आप प्रदेश में हैं, तो क्या-क्या कार्य आप कर रहे हैं या आपने क्या-क्या कार्य किया? देखिए मेरे कार्यकाल में जो चुनाव हुई, उसमें से एक बार 14 में हुआ, उसका दूसरा 19 में। जी, 14 में चूँकि पार्टी अलग लड़ी थी, हम लोग का वोट का डिवाइडेशन हुआ था, उसमें सरफराज साहब अच्छे मतों से ये विजय तो नहीं हुए थे, लेकिन अच्छे मत लाए थे और 4 जगह पर लोग चुनाव लड़े। दूसरी फेज़ में 19 में हम लोगों ने गठबंधन में 2 जगह पे चुनाव लड़ने का काम किया, जिसमें जमुआ, जहाँ पर वर्षों से, मतलब झारखंड अलग होने के बाद कांग्रेस ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, वहाँ पे लड़ने का काम किया और हम लोग कुछ वोटों से पीछे रह गए। हमारी प्रत्याशी अच्छा मेहनत करी थी, क्षेत्र में काम की थी और हमारे संगठन के सारे लोग चुनाव के दरमियान काम करने का काम किया था। एक अच्छा रिजल्ट मिला। दूसरा, हमने बगोदर, चूँकि वहाँ अचानक कैंडिडेट दिया गया था कि वो हमारे दूसरे पार्टी से आए थे, कोऑर्डिनेशन सही नहीं बन पाया, लेकिन फ़ायदा ये हुआ दोनों जगह पे लड़ने से, आज मेरा संगठन वहाँ बहुत सशक्त हो चुका है और आने वाले दिन में जब हम चुनाव लड़ेंगे तो रिजल्ट भी देंगे दोनों जगह पे, आपको दिखेगा। अगर गठबंधन में रहेंगे तो जी। दोनों जगह पुनः लड़ेंगे और अच्छा मिलेगा। इस बार मुझे उम्मीद है कि दोनों जगह हम लोग जीतने का काम करेंगे। संगठन में जब मुझे भार मिला था, तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो स्थिति थी वो किसी छुपी हुई नहीं थी। मैंने प्रखंडों में जाकर लोगों से बैठकर बहुत सारे नए लोगों को जोड़ने का काम किया, पार्टी में लाने का काम किया। सरिया में जेवीएम में थे इकबाल जी, जिन्होंने 20,000 वोट लाया था, उनको भी पार्टी में जोड़ा। मंजू जी को भी पार्टी में जोड़ा, वासुदेव वर्मा जी पार्टी में आए। इसी तरह कई लोग हैं जो पार्टी में आने का काम किया और क्षेत्र में इसी तरह से सिलसिला चलता रहा और आपने देखा होगा लगातार मेरे फेसबुक पेपर के माध्यम से कि एक सिलसिला मैंने चला रखा था पार्टी में जोड़ने का। तो संगठन आज काफ़ी मजबूत है गिरिडीह में। यही वजह है कि हम लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को कोडरमा लोकसभा सीट मिलती है, तो इस बार 100% उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। सर जो हमारा देश है कृषि प्रधान देश माना जाता है और है भी। उसमें झारखंड है तो ठीक है, झारखंड भी खेती-बाड़ी पर ही निर्भर करने वाला एक राज्य था। कुछ 40% जो माइंस है वो है, लेकिन जो 60% जो आबादी है, 60% आबादी नहीं, हम एक माइंस जो है, जो मिनरल्स है उसका उपयोग जो आम जनता वो कर भी नहीं पाती है, उसका कुछ लाभ उसको नहीं मिलता। जी। कृषि पर निर्भर करती है। आप भी एक किसान के परिवार से आते हैं। लगातार इस जो सरकार थी, 2 टर्म आया जब किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी वर्तमान में भी आप देख रहे हो किसान आंदोलन बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रहा है। तो बताइए ऐसा क्या कारण है, ये क्या समस्या है? क्या उनका समस्या जेन्युइन है जो उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए किसान भाई जो हैं हमारे अन्नदाता हैं, जी, अगर वो अन्न पैदा नहीं करें और उनको उचित मूल्य ना मिले, तो बड़ी समस्या होगी। आप इसको मैं सरल तरीके से समझाना चाहता हूँ कि जो किसान के आंदोलन चल रही है,
ये हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र जो अडानी एंड कंपनी, इस देश में कृषि कानून को जो बदलने का प्रयास किया गया, बदल ही दिया गया, जिसमें कि अनाज का भंडारण जितना चाहें कर सकते हैं। आप किसानों से एग्रीमेंट करके उनकी जमीन लीज पर ले लेंगे और अपने मनमाने ढंग से रेट तय करेंगे। उसमें इस तरह के क्लाउज हैं कि अगर कल को कंपनी आपके बदमाशी करे तो उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। एक एमएसपी जो कहता है कि मूल्य निर्धारण करना, वो भी जी। आप नहीं करना चाहती सरकार। इसलिए मैं कहा कि मैं समझाता हूँ एक छोटे से उदाहरण देकर के, जो आम लोगों की बात समझ में आ जाएगी। जब इस देश में जियो कंपनी अपना शुरुआत करी, तो सबसे पहले फ्री में सिम और आपको टॉक करने का पूरा फ्री देता गया। 1 साल से ऊपर हमें लगता है लगातार आपको बढ़िया व्यवस्था इन्होंने कर दी कि आप खूब बात करिए, खूब नेट चलाइए। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो दूसरी कंपनी बाजार में थी वो समाप्त हो गई। केवल एक कंपनी एयरटेल रह गई। आप देख लीजिए आज कौन कंपनी है मार्केट में। यही काम कृषि कानून आने के बाद ये करने वाले थे कि बाजार में किसानों से एग्रीमेंट करते, आपके फसल के दाम तय करते और एक अच्छे रेट दे करके आपसे खरीद लेते। 1 साल 2 साल खरीदते। अब क्या होता है कि किसान का अनाज खरीदने के लिए जो मार्केट में अन्य कंपनियां थी, वो इनके सामने टिक नहीं पाती, वो खत्म हो जाती। और इसके बाद इनका शुरुआत होता कि औने पौने दाम में अनाज को खरीदना। आपके आलू, प्याज, गेहूं, चावल जो भी होते, औने पौने दाम में खरीदेंगे और अपने स्टोर में जमा करते, क्योंकि भंडारण के लिए खुला था। और उसके बाद ये रेट तय करते कि अब मैं इस रेट में बेचूंगा मार्केट में और आप नहीं बोल सकते। आज यही वजह है कि सारे किसान रोड पर हैं और प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि आप मूल्य निर्धारित करिए। क्यों नहीं एमएसपी आप ला रहे हैं? क्यों नहीं आप इस कानून को पारित करके हम लोगों को संतुष्ट कराते हैं? केवल आप आश्वासन देते हैं। यही मूल मुद्दा है जो किसानों को काफी चिंतित किए हुए। ये समझ लीजिए, केवल किसान की बात नहीं है, एक एक व्यक्ति की बात है कि कल आपके जब अनाज महंगे, आज क्या कारण है कि लहसुन इतना महंगे मिल रहे हैं? बता दीजिए। लहसुन अगर 300 रुपए किलो बिक रहा है तो बाजार में कमी है क्या? जितना चाहे आप लहसुन खरीद सकते हैं। तो भाई रेट क्यों 300 रुपये है? मिलना ही नहीं चाहिए जब इस देश में नहीं है तो। केवल एक पदार्थ की इतना मूल्य बढ़ी हुई। और आप देखिएगा हर साल किसी न किसी वस्तु का मूल्य लोग बढ़ाता है और पूरे देश से लूटने का काम करता है। इसलिए आज भी सजग होने की जरूरत है कि जागिए। ये सरकार जो चल रही है, ये किसानों के हित में, आम लोगों के हित में नहीं है। मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस ने बराबर लगातार कहते आया है, ये सरकार कारपोरेट घरानों की, पूंजीपतियों की सरकार है। बचिए। ये केवल आय वास करते हैं कि हम आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपको देखने में लगता है। आज अगर है हिम्मत तो प्रधानमंत्री जी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए खुला, लेकिन नहीं करेंगे। जब आप मन की बात इतनी सुनाते हैं पार्टी को, मोबाइल फोन पे वहां बैठ के दिल्ली से, तो मन की बात प्रेस के सामने आप कर दीजिए ना। प्रेस भी आपके मन की बातें सुन लेगी, आपके मन में क्या है, और कुछ उनके मन में जो बातें वो आपसे पूछ लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ऐसा ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रोज आपको एक नया बात बताएंगे, जिससे कि देश को भ्रम में डाले रहें और फिर से इनके सरकार को बना दीजिए, फिर ये राज करेंगे। जी। सर, कोडरमा लोकसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोडरमा के लोकसभा के सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप स्वयं जज करें कि विगत दिनों में यहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ आपको देखना है। फिलहाल आपको मैंने कहा कि अभी केंद्रीय मंत्री के रूप में अन्नपूर्णा देवी जी रहीं, यहाँ के सांसद और मंत्री, तो उन्होंने क्या किया? अगर ये सक्षम नहीं है, अगर नहीं कर सकते हैं, तो आपको तो निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो अपने के, आप समझिए अपने के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ की जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी होंगे उनके साथ आइए और इस क्षेत्र में नए कार्य करने का अवसर दीजिए। एक और सवाल था। आप लगातार काम कर रहे हैं अपने पार्टी की मजबूती के लिए। कुछ हाथ आपसे छूटता है। एक जो
आपके दल से जीतते हैं, आपके नाम पर वोट लेके जीतते हैं, पार्टी सपोर्ट करती है। एक बड़ा नाम झारखंड की राजनीति में अभी है गीता कोड़ा जी, जो बीजेपी में शामिल हो गई है, आपसे सांसद थे कांग्रेस से। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पर्सनली गीता कोड़ा के जी, बारे में अगर कहते हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छी लेडी हैं और अच्छा सांसद के रूप में काम किया है। लेकिन जिस ढंग से उन पर ईडी का दबाव था, जी, लगातार उनके यहाँ भी नोटिस जा रही थी और यही भारतीय जनता पार्टी कल तक जब उनके पति मधु कोड़ा पर आरोप लगाने का काम किया कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, जी, इन्होंने काफ़ी भ्रष्टाचार फैलाया, सब कुछ किया। जब आप ही सर्टिफ़िकेट बाँट रहे कि ये भ्रष्ट हैं जी, और उससे वैसे व्यक्ति फिर लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो ठीक ही लोग कह रहे हैं कि आप वॉशिंग मशीन में चले गए, अब फ्रेश होके निकल जाएँगे। विपक्ष के यहाँ जो भी नेता हैं, वो सारे भ्रष्ट हैं, लेकिन जैसे वो भ्रष्ट व्यक्ति भाजपा में जाते हैं, वो फ्रेश हो जाते हैं, वो इस देश के सबसे अच्छे नागरिक, सबसे अच्छे नेता और चरित्रवान हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा और 2 दिन के बाद वही अजित पवार को पार्टी में उन्होंने लेने का काम किया और वहाँ सरकार में शामिल कराने का काम किया। अब और कितना आप देखना चाहते हैं, इस देश के जो व्यवस्था है या इस देश में जो सरकारें चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इनके चरित्र को जो रोज़ आपको दिखा रहे हैं, आप उसके बाद भी अगर आँख बंद करना चाहते हैं, तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ? जी। तो आज का जो सेशन था उसमें हमने सर से बात किया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, सर ने भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया। अपने संघर्षों को के बारे में बताया। साथ ही जो जिस लोकसभा से सर हैं, वहाँ की समस्याओं के बारे में बताया और अगर सर को नेतृत्व करने का मौका मिले, तो उन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में भी बताया। तो हमने ये आशा उम्मीद है कि आज का जो ये पॉडकास्ट है, आप सभी के लिए एक अच्छे कंटेंट के रूप में उभरेगी हमारे चैनल से। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपने बिजी शेड्यूल से हमें समय निकालने के लिए, देने के लिए। आपको मेरी पूरी टीम आपको धन्यवाद देती है और आगे के लिए आपको शुभकामनाएँ देती है। थैंक यू, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।